हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके पिछले पार्ट में 120 क्वेश्चन हो गए थे, 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। अब लेके चलते हैं 121 पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। समान, असमान, विशिष्ट, उनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समान जो है संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। अगला है, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा जो सभी है, उपरोक्त सभी, डी। तो आत्मनियंत्रण और विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है उत्तम चरित्र का लक्ष्य है। अगला है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिक, इनमें से इन सभी प्रकार का। तो बताइए, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिक किशोरावस्था में निर्देशन उपयोगी रहता है। अगला है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को, उपरोक्त सभी को। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समन्वय को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का महत्व देना चाहिए। अगला है, बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है कॉल ब्रूस ने, क्रो ने, स्किनर ने या कुप्पुस्वामी ने। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कॉल और ब्रूस ने बताया है बाल्यावस्था को अनोखा काल। ठीक है, अगला है, कौन सी विशेषता वाला केंद्रीय शिक्षा की विशेषता नहीं है? बताइए। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यह विद्यार्थियों में रचनात्मक का विकास करती है, यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता होती है ना, तो यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरीके से आप बच्चे को कहोगे, यानी कि टैप रिकॉर्डर जो वाली बात होती है वो शैशवावस्था में बालक को होती है। उससे कहो कि बेटा माँ कहो, तो वो माँ हल्का सा बोल पाएगा। ठीक है, तो ये दोहराने की प्रवृत्ति किसमें होती है? शैशवावस्था में। अगला है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी। तो आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि जो ये सभी जो हैं वो उत्तम विधि हैं किसकी? शैशवावस्था के लिए। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। आपको ये बताना है ये किसकी विधि है। ठीक है, अगला, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, अच्छी परीक्षा परिणाम देने की, समायोजन की, शिक्षा की। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समायोजन की किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। अगला है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। वो ईश्वर से पूर्ण विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हुआ, स्वतंत्रता की भावना होगी, घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, पर ये पूर्ण विश्वास ईश्वर के प्रति होगा वो नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा मूर्त और जीवन से संबंधित रोचक जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। अगला है, कौन प्रौढ़ा को अपने मार्ग की बाधा समझता है? बताइए, कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? शिशु, बालक या किशोर, उपरोक्त सभी। आंसर है किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, यानी कि बुजुर्गों को, यानी कि अपने मार्ग की बाधा समझता है किशोर। ठीक है, किशोर जो होती है एक उलझन वाली अवस्था होती है। ठीक है, वो उलझन होती है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में। अगला है, आक्रामक होता है। ठीक है, अगला है, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए भाषा का शिक्षक जो है, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक। ठीक है, अगला है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए?
मौखिक, लिखित, व दोनों में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करना चाहिए, मौखिक कार्य, उसके बाद लिखित कार्य। ठीक है। अगला है, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 18, 19, 17, 22। बताइए कितनी मान्यता है हमारी भाषाओं की संख्या का, कितनी है? आपको बताना चाहिए। 22 भाषाएं जो हैं हमारी भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं की संख्या में गिनती होती है। ठीक है। अगला है, देवनागरी लिपि भारत के किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, बंगला लिपि या रोमन लिपि? बताइए किसका है? अरे ब्राह्मी लिपि का है, आंसर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मातृभाषा बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है। अगला है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? बताइए, निरर्थक, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? मुख्य संदर्भ कहाँ है? बताइए, माध्यमिक स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर? आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर। अगला है, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? तो एक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है। अगला, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति के विभिन्न रूपों का, भौतिक संसार का, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है इंद्रियों से मनुष्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है, ठीक है, यानी कि स्थूल वस्तुओं, प्रकृति के विभिन्न रूपों का और भौतिक संसार का, इन सभी को इंद्रियों से मनुष्य को विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? पराविद्या, अपराविद्या, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए पराविद्या, अपराविद्या से भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला है, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ए प्रेरी ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना, ये गणित शास्त्र में ए प्रोयरी ज्ञान मिलता है। ठीक है। कौन सा? तर्क शास्त्र के क्षेत्र में ए प्रोयरी ज्ञान मिलता है। अगला है, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? प्रागनुभाविक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रायोगिक ज्ञान और प्रागनुभाविक ज्ञान विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार होते हैं। ठीक है, दोनों हो जाएंगे सी आंसर। 158 है, ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? श्रुति, प्रयोगात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान के जो स्रोत हैं, श्रुति और प्रयोगात्मक, दोनों ही इसके स्रोत हैं। ठीक है। अगला है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? अनुभवों पर, निरीक्षणों पर, अवलोकनों पर या उपरोक्त सभी पर? तो यह है सभी, यानी कि अनुभव, निरीक्षण और अवलोकन पर प्रयोग सिद्ध ज्ञान आधारित रहता है। अगला है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लैक ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है। अगला है, अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? इंद्रियां, बुद्धि, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंद्रियां अनुभववाद के ज्ञान का आधार है। अगला है, सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? समाज विधि, सक्त विधि या व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है सत्य के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, समाज सिद्धांत, सत्य सिद्धांत और व्यवहारिकतावादी सिद्धांत जो है सत्य के सिद्धांत हैं। सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ, सुख, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है सत्य की परीक्षा के आधार हैं। अगला है, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? सामान्य, निश्चित, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी? यहाँ पर सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रणाली होती है। अगला है, वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, उपरोक्त सभी? यानी कि डी आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषताएं सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता और निश्चयात्मकता हैं। ठीक है। 166 हो जाएगा, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? देवी शक्ति से, श्रुति से, अंतःकरण से, उपरोक्त सभी थे?
तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य यानी कि देवी शक्ति और श्रुति से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, और अंतःकरण से। 3 हो जाएंगे उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला है आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना चाहिए? विशेषज्ञों पर, अधिकारियों पर, इन दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विशेषज्ञों पर हमें आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु निर्भर रहना चाहिए। अगला है संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? सत्य के, विश्वास के, बुद्धि के, उपरोक्त सभी के। तो सत्य और विश्वास बुद्धि के संवाद सिद्धांत तथ्यों पर आधारित होता है। अगला है प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तर्क से, ज्ञानेंद्रियों से, मानसिक स्तर से, उपरोक्त सभी से। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से हर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय से प्रारंभ करता है, ज्ञानेंद्रियों से। अगला है तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौन सी हैं? आगम निगमन विधि, तर्क वितर्क विधि, संश्लेषण विधि या अनुसंधान विधि। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आगमन निगमन विधि जो है तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष विधि जो है तर्क पर आधारित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं। ठीक है, अगला है अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा सार्थक कौन है? विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, सिलर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक हैं। ठीक है, अगला है दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा या उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं दर्शन के मुख्य पहलू हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा दर्शन के मुख्य पहलू हैं। अगला है बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? मानसिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु, इन दोनों से विकास हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सी आंसर हो जाएगा, इन दोनों के विकास हेतु। अगला है मूल्य बोध किस रूप में होता है? मूल्य बोध किस रूप में होता है? ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में, इच्छा के रूप में, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला है ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं? परिवार, समुदाय, समाज, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत होते हैं। परिवार, समुदाय, समाज जो है ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत हैं। अगला है वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये सभी। बताइए, यहाँ पर भी डी आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वर्तमान काल शिक्षा के रूप हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि 3 प्रकार की शिक्षा हो गई, कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, अगला है औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? मानव मानसिक विकास, मानव का शारीरिक विकास, व्यवसायिक हेतु तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानव मानसिक विकास जो है औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील, अचेतनशील, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चेतनशील निरौपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपके अगली पार्ट में अगली यूनिट चलेगी, यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि पढ़ाने में डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।